नमस्कार, स्वागत है आपका अपना बिहार के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मोतिहारी के ढाका थाना क्षेत्र में मंगलवार को उस वक्त खलबली मच गई जब एनआईए की टीम ढाका थाना पहुंची। सिकराना एसडीपीओ ढाका थाना और सीओ के सहयोग से थाना क्षेत्र के जामिया मारिया मिशवा मदरसे में छापेमारी कर वहां के मौलाना असगर अली समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि पूछताछ के बाद बाकी 2 मौलानाओं को छोड़ दिया गया। फिलहाल एनआईए अपने साथ मदरसे के मौलवी अली असगर को ले गई है। साथ ही एनआईए की टीम पीएफआई से जुड़े दस्तावेज भी अपने साथ लेकर गई है। हालांकि एनआईए के अधिकारी कुछ भी इस वक्त बोलने से परहेज कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम ने पचपकड़ी रोड स्थित मदरसा से 3 लोगों को हिरासत में लेकर ढाका थाना पहुंची और इस दौरान ढाका थाना में ही उनसे पूछताछ की गई। असगर अली जिला के रामगढ़वा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और जामिया मारिया मिशवा मदरसा में वो पढ़ाता है। वो ढाका बड़ी मस्जिद के नायब इमाम मोहम्मद निसार के कमरे में रहता था। मस्जिद के नायब इमाम ढाका थाना क्षेत्र के जमुआ के रहने वाले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पटना के फुलवारी शरीफ से पीएफआई के 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद देश की सभी जांच एजेंसियां बिहार के कई अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। एनआईए के ढाका में आने की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। सभी इस बात को जानने के लिए बेचैन है कि आखिर एनआईए की टीम किस मामले को लेकर ढाका आई है। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि एनआईए ने कैसे तीनों से पूछताछ की और फिर असगर अली को अपने साथ लेकर गई। पहली तस्वीर देखिए, टोपी पहने शख्स का नाम असगर अली है जिसे एनआईए की टीम अपने साथ लेकर गई। वहीं दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर जो शख्स बैठा दिख रहा है वही 2 मौलाना है जिसे एनआईए की टीम पूछताछ के बाद छोड़ दी है। दूसरी तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर भारत को इस्लामिक देश बनाने के लिए पड़ोसी देश योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। इसका खुलासा राज्य के विभिन्न इलाकों में लगातार हो रही कार्रवाई से हो रहा है। पटना में पीएफआई की गतिविधियों का खुलासा होने के बाद पूर्वी चंपारण में हुई छापेमारी से बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। कल मंगलवार को एनआईए की टीम ने पूर्वी चंपारण के ढाका में छापेमारी कर मौलाना असगर अली को गिरफ्तार किया है। असगर अली ढाका नगर परिषद के वार्ड 14 केदार नगर के निजी मदरसा जामिया मारिया निशवान मदरसा में पिछले 2 सालों से मौलाना के पद पर कार्यरत हैं, जो जिले में पल्लवा थाना के सिसवनिया गांव का निवासी है। ये भी जानकारी मिल रही है। ये भी बताया जाता है कि असगर ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पढ़ाई करने के बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में मौलाना की पढ़ाई की थी, जहां वह बांग्लादेश के जमात उद मुजाहिदीन नामक संस्था से के संपर्क में आया था। इस संस्था की गतिविधि भारत विरोधी होने की वजह से सरकार ने इस संस्था को प्रतिबंधित कर रखा है। असगर अली मुजाहिदीन नामक संस्था की गतिविधियों को ढाका के बड़ी मस्जिद में रहकर संचालित किया करता है। मस्जिद के जिस कमरे में असगर रहता है वह मस्जिद के इमाम मुफ्ती मौलाना निसार अहमद के नाम से आवंटित बताया जाता है। एनआईए की टीम ने मस्जिद के इस कमरे से असगर के लैपटॉप और मोबाइल को जब्त कर अपने साथ लेकर गई है और अब इस पूरे मामले में सबकी निगाहें एनआईए की टीम की ओर है कि अब असगर अली से किस तरीके से पूछताछ की जाएगी और जांच को किस दिशा में अब आगे बढ़ाया जाएगा। और चलिए अब जरा ये भी जान लेते हैं कि मदरसा में देश विरोधी साजिश की बात आखिर क्यों उठ रही है और मोतिहारी में एनआईए की टीम ने अब तक क्या क्या किया है। तो देखिए, मोतिहारी के ढाका में एनआईए की टीम पहुंची थी और लगातार एनआईए की टीम की ओर से दबिश दी जा रही है। असगर अली को यहां पर एनआईए की टीम लेकर गई है। शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ जानकारी मिलेगी वो देखने वाली बात होगी। जामिया मारिया मिशवा मदरसा में छापेमारी की कार्रवाई होती हुई एनआईए की गिरफ्त में शिक्षक अली असगर फिलहाल है। 2 मौलाना को पूछताछ के बाद हालांकि छोड़ दिया गया है। अली असगर के घर में एनआईए की टीम ने तलाशी ली थी। रामगढ़वा में शिक्षक अली असगर का घर है और इसी घर में एनआईए की टीम ने दबिश दी, तलाशी ली।
तलाशी में घर से 5 बैग किताब लेकर एनआईए की टीम लौटी है। तो रामगढ़ में शिक्षक असगर अली का घर है और इसी घर में एनआईए की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में क्या कुछ मिला है वो भी आपको बताते हैं। घर से 5 बैग किताब लेकर एनआईए की टीम लौटी है। एनआईए के कब्जे में पीएफआई से जुड़े दस्तावेज भी हैं और इस दस्तावेज को काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के बाद इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बिहार के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। हिंदुस्तान में जो आतंकी संगठन है वो अपना पैर फैलाने की कोशिश निश्चित रूप से कर रहे हैं। पूरे देश में इस पे पूरा हमको लगता है कि कमर कस के प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, और बिहार में निश्चित रूप से मुस्तैदी से प्रशासन के लोग इस पर काम कर रहे हैं कि बिहार में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। उग्रवादी, आतंकवादी, असामाजिक तत्वों की जानकारी मिलेगी तो शासन प्रशासन उस पर निश्चित रूप से कड़ाई से निपटेगा, चाहे वो मदरसा हो चाहे मंदिर हो। और इसमें कहीं कोई सरकार को सुरक्षा की दृष्टि से पूरे अधिकार होते हैं कि वो कहीं पर भी जांच कर विषय की जानकारी ले सकता है, और जहां पर भी उनको लगेंगे कि इस तरह के तत्व नजर आ रहे हैं वो कार्रवाई के दायरे में आएंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार में बागडोर संभाली है तब से बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ है, सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण स्थापित हुआ है। हम लोग किसी भी गड़बड़ी को कभी भी धर्म या जाति के चश्मे से नहीं देखते। तो देखिए, एनआईए की गिरफ्तारी के बाद से सियासत गर्म है। आपको अभी हमने 2 दलों के बयानात सुनाए जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जेडीयू साफ साफ बोलने से इस वक्त बचती हुई नजर आ रही है। एनआईए की गिरफ्तारी से इस वक्त सियासत गर्म है। जिस तरीके से मदरसे से असगर अली को एनआईए की टीम ले गई है, उसे लेकर अब सियासत चरम पर है। बीजेपी ने गिरफ्तारी के बाद निशाना भी साधा है, वहीं जेडीयू की ओर से कुछ भी अभी साफ तौर पर बोलने से बचा जा रहा है। तो फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के बाद इस छापेमारी की कार्रवाई को काफी अहम माना जा रहा है। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। मुकेश, फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के बाद इस छापेमारी को कितना अहम माना जाए, और अली असगर जिस संदिग्ध को एनआईए की टीम अपने साथ ले गई है उसके घर में जब छापेमारी की गई तो पीएफआई से जुड़े कई दस्तावेज यहां पर बरामद किए गए। कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इस दस्तावेज के इस पूरे मामले को लेकर? जी, अली असगर को ढाका के बड़ी मस्जिद के कमरे से एक लैपटॉप और मोबाइल और कुछ किताबें मिली है जिसे एनआईए की टीम ले गई है, और उसके साथ पूछताछ की गई है। 2 लोगों को और हिरासत में लिया गया था जिन्हें मुक्त किया गया है, और अली असगर को ले करके एनआईए की टीम गई है। दस्तावेज जो मिले हैं उसके अनुसार यह बांग्लादेश का जो जमात उल मुजाहिदीन नामक एक संस्था है उससे यह जुड़ा हुआ यह मामला आ रहा है जो भारत सरकार और के प्रतिबंधित है, और इसी से यह जुड़ा हुआ यह मामला सामने आया है, जिसके बाद एनआईए की टीम ने छापेमारी किया है और एनआईए की टीम यहाँ पर से इसे ले गई है। यह बड़ी मस्जिद में रहता था और यह भोपाल में रह करके इस संस्था के सहयोग में आया था, इस संस्था के संपर्क में आया था, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यह पीएफआई और जो मुजाहिदीन जो बांग्लादेश की संस्था है उससे जुड़ा हुआ है। जी चलिए मुकेश, आप इस खबर पर नजर बना रखिए। अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। मरगूब उर्फ ताहिर को पटना पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड पर लिया है। ताहिर का कनेक्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक मिला है, लिहाजा अब इस पूरे मामले में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। पूरी रिपोर्ट देखिए। पटना पुलिस की गिरफ्त में साधारण सा कदकाठी का दिखने वाला ये वो शख्स है जिसके तार पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक जुड़े हुए हैं। नाम है मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर। ताहिर को पटना पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड पर ले लिया है। आज माननीय न्यायालय ने मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर जो गजवाए हिंद प्रकरण में जेल में है, उसको हम लोगों ने माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड के लिए मांगा था।
माननीय न्यायालय ने आज से उसको पुलिस रिमांड दिया है 48 आवर्स के लिए। फुलवारी शरीफ टेरर मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। फुलवारी शरीफ केस को अब ईडी ने भी टेक ओवर कर लिया है। ईडी की टीम अब पीएफआई की फंडिंग से जुड़े मामले की तहकीकात करेगी। पीएफआई और एसडीपीआई की भूमिका है और इस मामले में जिस तरह से कई लोग अभी भी जांच एजेंसी के रडार पर हैं, लिहाजा अब इस मामले में विस्तार से खंगाला जाएगा कि किस तरह से उन तमाम लोगों की भूमिका इस मामले पे है और इस मामले में जिस तरह से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों से जुड़े हुए लोगों की जो भूमिका है उसको भी खंगाला जाएगा। जो केस रजिस्टर्ड किया गया है वो दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में रजिस्टर्ड किया गया है। हालांकि पीएफआई से संबंधित पहले उत्तर प्रदेश, केरल और राजधानी दिल्ली में भी केस को दर्ज किया गया था और उसी मामले को ध्यान में रखते हुए जो टीम पहले इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसी टीम के द्वारा ईडी मुख्यालय में ही इस केस को अब दर्ज कर लिया गया है। पटना से आतंक के इंटरनेशनल कनेक्शन की जड़ें कितनी गहरी हैं? 2016 से पाकिस्तान के हाथों ऑपरेट हो रहे दानिश ने कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया? बिहार को ही साजिश के लिए सॉफ्ट टारगेट के रूप में क्यों चुना गया? इसी का पता जांच एजेंसियां लगाने में जुटी हुई हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार और दिल्ली से शंकर आनंद की रिपोर्ट। और पटना में 2 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है। परिजनों की अगर माने तो दोनों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, लेकिन पुलिस फिलहाल इससे साफ तौर पर इनकार कर रही है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे मामले की पुष्टि हो पाएगी, लेकिन परिजन साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि उनके बेटे ने शराब पी थी। ये घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के बिस्कोमान कॉलोनी की है। परिजनों के अनुसार तीनों दोस्तों ने शराब पी थी, जिसमें 2 की मौत हो गई, जबकि एक की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर पाएगी कि आखिर शराब पीने की वजह से इनकी मौत हुई या फिर वजह कुछ और है। 3-4 लड़का पिया है, ठीक है ना। उसके वजह से लगता है 2 कि 3 लड़का का मौत हो गया शराब पीने से। तो कहाँ पर रहते थे इन लोग तीनों लड़का? ये लोग कॉलोनी में, पता चला कि कॉलोनी में ये सब पिया है, खाया है, जो भी हो। 3 बजे जानकारी मिली है कि मेरा भाई मुंह से झाग आ रहा, उल्टी कर रहा। हम लोग हॉस्पिटल में ले गए तो रास्ते जाने का हमें बताया कि विशाल कुमार के द्वारा पिता शशिभूषण यादव से शराब लिया। ये लोग कहाँ पिया, कैसे किया वो तो पता नहीं, पर हम लोग हॉस्पिटल ले जाने के बाद मुंह में से झाग आ रहा था। डॉक्टर ने बोला कि शराब से वजह से मुंह से झाग आ रहा, तो उन्होंने ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट के दौरान हमारा भाई का मौत हो गया। लत है इसके पास, तो बाहर से शराब पी कर आया, खाना वगैरह भी खाया, अच्छा से खाया। उसके बाद हम लोग इसको वार्न भी किए हैं कि न पियो, मत पियो। उसके बाद सोया है। उसको सोने के बाद इसको हम देखने आए 6 साढ़े 6 में, हमारे परिजन लोग देखने आए, तो ये नो मोर। 2 लोगों के मौत की बात प्रकाश में आई है। यहाँ बिस्कुमान कॉलोनी के 2 लोग की मृत्यु हो गई है और एक इलाजरत है। इस संबंध में परिजनों का आरोप परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा है कि शराब पीने से इनकी मृत्यु हुई है। इसलिए हम लोग इस सूचना पर दोनों के शव को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं और इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात क्लियर हो पाएगा क्या मामला है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बताते चले, जहां पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। 52 कार्टन विदेशी शराब को यहां पर पुलिस की ओर से जब्त किया गया है। 5 लाख रुपए की शराब ये बताई जा रही है। एक झोपड़ी में छिपाकर शराब जो है वो रखी गई थी। बछवाड़ा थाने की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, तो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 52 कार्टन विदेशी शराब यहाँ पर जब्त की गई है। 5 लाख रुपए की शराब बताई जा रही है। 5 लाख शराब की कीमत है। झोपड़ी में छिपाकर शराब को रखा गया था। आपको ये भी जानकारी देते चले कि बछवाड़ा पुलिस को इसमें बड़ी सफलता मिली है। तस्वीरों के जरिए भी देखिए, भारी मात्रा में शराब को यहां पर जब्त किया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। और बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बताते चले, जहां पर लापता किशोरी का नरकंकाल बरामद हुआ है। हथुआ थाने के मछागर की ये पूरी घटना 2 सप्ताह से लड़की जो है वो लापता बताई जा रही थी। फॉरेंसिक जांच के लिए
शव को मुजफ्फरपुर भेजा गया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोपालगंज से, जहां पर लापता किशोरी का नरकंकाल मिला है और इससे इलाके में सनसनी फैल गई है। हथुआ थाने के मछागर की ये पूरी घटना, 2 सप्ताह से लड़की लापता थी और नरकंकाल बरामद हुआ है। फॉरेंसिक जांच के लिए फिलहाल नरकंकाल को अस्पताल भेजा गया है। बेगूसराय मंडल कारा में बंद एक कैदी ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेल में बंद कैदी राम जप्पो यादव जब कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचा तो अपने साथ जेल में मिलने वाले रोटी को लेकर आया और जज को रोटी दिखाते हुए कैदियों के लिए मिलने वाले खाने की पोल खोल दी। कैदी ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाया कि जेल में जानवरों से भी बदतर खाना मिलता है, साथ ही शिकायत करने पर गाली गलौज भी की जाती है। मामले की जानकारी पर न्यायाधीश ने जांच के आदेश दिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। राम जप्पो यादव एक अभियुक्त है। उसके पुत्र चंदन कुमार के द्वारा एक शिकायत की गई है। शिकायत पर जेल हाजत का निरीक्षण किया गया और इस संबंध में उचित विधि सम्मत कार्रवाई करने का हम आश्वासन। आरोप यह था कि उसको जेल में खाना ठीक से नहीं दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में और देखिए, मानसून की बेरुखी से बिहार के किसानों के अलावा आम लोग भी बेहद परेशान हैं। एक तरफ भीषण गर्मी तो वहीं दूसरी तरफ किसान खेतों में पानी के लिए इस वक्त तरसते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार यानी आज से बिहार के कई जिलों में अच्छी बारिश होगी और मौसम में बदलाव देखा जाएगा। पटना के मौसम विभाग से मौसम का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। मौसम विभाग में लगे इस डॉपलर मशीन से लगातार पिछले कई दिनों से भविष्यवाणी की जा रही है कि बिहार के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है, लेकिन लगातार पिछले कई दिनों से भविष्यवाणी के बावजूद बारिश नहीं हो रही, जिसके वजह से बिहार के किसान बेहद परेशान है। लेकिन मौसम विभाग ने अभी नई जो भविष्यवाणी की है उसके मुताबिक 20 तारीख यानी आज से बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बिहार के कई जिलों में ज़बरदस्त बारिश हो सकती है और खासकर उत्तर बिहार में बारिश ज़्यादा होने की संभावना है। कई जगह गरज के साथ छींटे बरस सकते हैं और वज्रपात होने की भी संभावना है। और उसके मुकाबले दक्षिण बिहार में कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होने की भी भविष्यवाणी की गई है। तो जाहिर सी बात है, राजधानी पटना सहित कई इलाकों में बारिश की भविष्यवाणी तो की गई है, लेकिन सारी निगाह टिक गई है मौसम विभाग के भविष्यवाणी पर कि इस बार मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही होती है नहीं। लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से किसान बेहद परेशान है, उनके खेतों में रोपनी नहीं हो पा रही है और अगर जल्द से जल्द बारिश नहीं होती है तो किसानों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। भले ही बिहार सरकार ने कई सारे डीजल अनुदान की घोषणा की है, लेकिन बावजूद इसके किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आसमान से बरसी हुई बारिश, जिसकी कमी अभी बिहार के खेतों में देखी जा रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और वही वाल्मीकि नगर और आसपास के इलाके में हल्की बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। बारिश से किसानों के सूखे खेत में जहां जान आई है, वहीं धान के साथ गन्ना की फसल को भी लाभ पहुंचा है। यहां देर रात से हल्की बारिश हो रही है। वहीं नेपाल के तराई क्षेत्र में भी बारिश हो रही है, जिससे नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि की संभावना है। और अब बात उस कैप्टन की जिसकी शहादत पर पूरा देश गर्व कर रहा है। बेटा था। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में हुए ग्रेनेड विस्फोट में खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के नया गांव शिरोमणि टोला के रहने वाले कैप्टन आनंद का पार्थिव शरीर आज खगड़िया उनके पैतृक आवास पहुंचा। अगवानी गंगा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसकी तैयारी जिला प्रशासन की ओर से कर ली गई है। पूरा गांव वीर सपूत शहीद कैप्टन आनंद के अमर रहे के बैनर, पोस्टर और तिरंगा से पटा हुआ है। पूरा गांव शहीद कैप्टन आनंद के शहादत पर इस वक्त गर्व महसूस कर रहा है। और पूर्णिया के छात्र ऋषभ कलानी ने ICSE बोर्ड की परीक्षा में पूरे देश में तीसरा रैंक और बिहार में दूसरा रैंक हासिल किया है। ऋषभ को 500 में से 497 अंक आए हैं।
4 विषयों में उन्हें 100% अंक मिले हैं। ऋषभ की इस सफलता से उनके परिजन समेत पूरे जिले में इस वक्त खुशी का माहौल है। ऋषभ और उनके परिजनों से बात की हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण ने। मेरा रिजल्ट निकला करीब शाम के 5 बज रहे थे उस समय, तो मैंने अपना रिजल्ट देखा। तो सबसे पहले मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए और मैंने देखा मेरे 99.4% आए थे। तो वो देख के तो बिल्कुल बहुत खुशी हुई थी। और फिर मैंने घर पे मम्मी को फ़ोन किया, भैया को फ़ोन किया, पापा को फ़ोन किया, उन्हें बताया, उन्हें भी बहुत खुशी हुई। जब मेरा रिजल्ट निकला करीब शाम के 5 बज रहे थे उस समय, तो मैंने अपना रिजल्ट देखा